मुझे ये बताओ, इस चैप्टर में कुछ डाउट्स आ रहे हैं क्या? समझ आ रहा है ये चैप्टर? यस मैम, क्लियर है। अभी हम और इसको रिवाइज करेंगे। स्टिल फिर भी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट था? पढ़ के देखा है क्या इसको? अरे बोलो, तभी मैं यस मैम, एनसीईआरटी बुक से रीड किया था। क्लियर है मैम, मेरी बात कोई डाउट नहीं है। इस चैप्टर के अंदर मेन 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है? मैंने पहले भी बताया था जो हमें पढ़ने थे। पहला था आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है? एक है आपका टिश्यू कल्चर, एक टॉपिक है आपका सिंगल सेल प्रोटीन। ये 3 टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग। आप ये मान के चलो कि जितना वक्त इन तीनों को समझने में लगता है, उतना सिर्फ इकलौते इसको समझने में लगेगा। मैंने इसीलिए इसको लास्ट में रखा है, अदरवाइज तो मैं सीक्वेंस में ही पढ़ाती। तो थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। पहले प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने से पहले माइंड में इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पिछले टॉपिक्स में क्या था। एनिमल हस्बेंड्री तुम्हारे सामने नाम आता है तो तुम्हें उसकी सारे डिटेल्स पता होनी चाहिए। इवन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा पैराग्राफ था, तुमने उसकी डिटेल में क्या पढ़ा, कैसे उसको मैनेज करना, टिप्स पे चीजें होनी चाहिए। टिश्यू कल्चर के फादर कौन है, टर्म्स किसने दी थी, टोटिपोटेंसी क्या है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अभी मैं आज सिंगल सेल प्रोटीन करा देती हूँ, ठीक है? प्लांट ब्रीडिंग, एक चीज मुझे तुमसे और पूछनी थी, तुम्हें एनिमेशन से कोई हेल्प होती है या ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है? बोलो बेटे, रिप्लाई करो। मैम आता है समझ एनिमेशन से, एनिमेशन से कोई हेल्प हो जाता होती है है? क्लियर। ये टाइम वेस्ट हो रहा यस है। मैम, नहीं समझ आ जाता है एनिमेशन से। ठीक है, फिर मैं एक बार प्लांट ब्रीडिंग का एनिमेशन भी दिखाऊंगी, फिर हम उसको बुक के अकॉर्डिंग या एक्स्ट्रा जितना भी हम कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग रीड करेंगे। टिश्यू कल्चर रिपीट करूं? मैं आगे सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ा देती हूँ, रिवीजन में फिर सारा डिटेल में अच्छे से करा दूंगी। ऐसे आधी अधूरी रिवीजन हो पाती है, ढंग से होता भी नहीं कुछ। सिंगल सेल प्रोटीन कल हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से पता लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एडिबल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सी, जितनी ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम प्लांट की प्रोडक्शन को कितना मर्जी बढ़ा लें, एनिमल हस्बेंड्री को मैनेज कर लें, दूध की प्रोडक्शन बढ़ा लो, मीट की, एग की, फिर भी हम न्यूट्रिशन लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत खाना है, लोग वेस्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ लोग भूखे मर जाते हैं, माल नरिशमेंट से मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है। और एक होती है हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब होता है, बहुत बार तुम ये नाम सुनोगे, इंसान पेट भर के खा तो रहा है लेकिन उसकी बॉडी को पोषण नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, गंद खा रहे हैं टोटली। मतलब हम खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, लेकिन एक हिडन हंगर है, बॉडी के अंदर एक हंगर है अभी भी, एक अंदर उसके न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, कहने को हमारा पेट भर जाता है, ठीक है? तो फूड की प्रोडक्शन भी इतनी नहीं है, प्लस न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी लो है। तो एक तीसरा और रास्ता निकाला गया था सिंगल सेल प्रोटीन्स का। इसमें क्या करते हैं, देखो ये वैसे नॉन वेज में माना जाता है, लोग कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग मशरूम नहीं खाते, अपने घरों में नॉर्मली मशरूम बनती है, ठीक है, लेकिन बहुत एरियाज इंडिया में ही ऐसे हैं जहाँ लोग मशरूम को नॉनवेज मानकर बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि मशरूम सिंगल सेल प्रोटीन में आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को लेके उसको ग्रो करते हैं, खूब सारा नंबर उसका बनाते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसका पाउडर बना के और उसको एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, बहुत ज्यादा उसमें क्या है, न्यूट्रिशन है। बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, ईस्ट यूज होती है, फंगस यूज होती है, ठीक है? वो मतलब नाम से पहले ऐसा लगता था कि माइक्रोब्स को हम क्या खा सकते हैं, इसी प्रोटीन को पहले कहा जाता था माइक्रोबियल प्रोटीन। वो नाम से ही बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन बाद में इसका जो नाम है, कैरल विल्सन ने इसका नाम चेंज कर दिया था। उन्होंने इसका थोड़ा साइंटिफिक नेम रखा सिंगल सेल प्रोटीन, जो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। जरूरत क्यों, पहले आप डिफाइन करोगे व्हाट आर दी सिंगल सेल प्रोटीन्स, फिर आप मेंशन करोगे कि क्यों जरूरत है इसकी। मैंने आपको बताया
लोगों का माल नरिश ना हो, न्यूट्रिशन मिले, हमारा प्लांट और एनिमल हमारा फूड सोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन कंप्लीट कर देंगे? सिंगल सेल प्रोटीन्स। फायदे क्या होते हैं? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट लिपिड्स कम है। हम यही तो खाना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन पूरा मिले, हम हेल्दी रहें, लेकिन हम मोटे ना हो। ठीक है, हेल्दी और मोटापा दो अलग अलग चीजें हैं, राइट? तो वही सब इसमें है। पहली बार जो कमर्शियल सिंगल सेल प्रोटीन बनाया गया था वो एक बैक्टीरिया से बनाया गया था। उस बैक्टीरिया का नाम था मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस प्रोटीन का, उस सिंगल सेल प्रोटीन को नाम दिया गया था प्रोटीन, PRUTEEN, और इसमें लगभग 72% प्रोटीन वर्म पाया गया था। मैंने बताया आपको, पहले इसे माइक्रोबियल प्रोटीन कहते थे, फिर इनका नाम चेंज करके कैरल विल्सन ने क्या नाम रख दिया था? सिंगल सेल प्रोटीन्स। ये इतना ज्यादा प्रोटीन होता है कि इसको एक काऊ से कंपेयर करके दिया गया आपकी बुक के अंदर। मान लो 250 किलो की एक गाय है, तो वो जितना मिल्क देती है, मिल्क प्रोडक्ट देती है, उससे एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन मिलता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर 250 ग्राम का एक बैक्टीरिया ले लो, कोई एक माइक्रोब ले लो, 250 ग्राम कितना होता है? एक पाव जिसको आप बोलते हो। ठीक है, उसमें 25 टन प्रोटीन मिलता है एक दिन के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने ज्यादा बेनिफिशियल है। 25 टन का मतलब होता है 2500 किलो। एक टन में 100 केजीज होते हैं। कहाँ वो एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं और कहाँ ये। तो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना बहुत यूज होती है। स्पाइरुलिना आप गूगल करना, बड़े बड़े डब्बे आते हैं, उनमें ये पैक की हुई मिलती है, बहुत महंगी भी होती है। स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्चेस करते हैं, रॉकेट्स में जाते हैं, कई दिनों तक स्पेस में रहना पड़ता है इन लोगों को, प्रॉपर फूड वहां मिलता नहीं है, रोटी पानी कितना ले जाएंगे, तो ये क्या लेके जाते हैं? स्पाइरुलिना, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स भी है, कार्ब्स भी है, ठीक है, फैट्स भी है, मिनरल्स, विटामिन, जितना एक बॉडी को चाहिए सब कुछ है। तो ये क्वेश्चन इस पे कई बार पूछते हैं, कौन सी एल्गी यूज होती है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन? वी कैन राइट द एग्जांपल स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। फंगस कौन सी यूज होती है? एस्परजिलस एंड पॉलीपोरस। ईस्ट कौन सी यूज होती है? सिकेरोमाइसिस सेरिविसी। ये नाम माइक्रोब्स नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे, ये नाम आपको टिप्स में होने चाहिए। जब भी आपको एक पूछ, सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। हम एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ड्राई करके पाउडर बना के ही खा रहे हैं, वो हमारा क्या? प्रोटीन का सोर्स है। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एनिमल फूड, प्लांट फूड इतना पूरा नहीं पड़ता, तो अल्टरनेट सोर्स पे हमें स्विच करना पड़ा। स्पेस ट्रेवलर्स को अल्टरनेट सोर्स पे जाना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। फिर सिंगल सेल प्रोटीन के फायदे बहुत है, प्रोटीन बहुत है उसके अंदर, ठीक है, प्रोटीन बहुत है, मिनरल्स बहुत है, विटामिन बहुत है, फैट कम है, जो एक इंसान को चाहिए हेल्दी डाइट, वो सारी किस्में हैं सिंगल सेल प्रोटीन की। आप एल्गी को यूज कर सकते हो, ईस्ट को यूज कर सकते हो, फंगस को यूज करते हो, मशरूम हम डेली खाते हैं हमारे घरों में। टेक्निक क्या होगी सिंगल सेल प्रोटीन बनाने की? पहला स्टेप क्या होता है? लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, लैब में, ठीक है, लैब के अंदर क्या करेंगे? ऐसे बैटरी प्लेट्स होती हैं इस तरीके से, बैटरी प्लेट्स के अंदर मीडिया तैयार किया जाता है। मीडिया का मतलब होता है अगार, एक जेल होती है, ठीक है, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? मेन तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या डाल दिए जाते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। कोई मिनरल चाहिए, कोई न्यूट्रिएंट चाहिए, एक तरह से हमने उसका खाना तैयार कर दिया, एक मीडियम तैयार कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? हम कहीं से इनोकुलम लाएंगे। इनोकुलम का मतलब होता है, आप दही जमाने के लिए खट्टा लेकर आते हो, क्या करते हो? थोड़ी सी दही लाते हो, दूध में डालते हो, अगले दिन वो दही जमी पड़ी होती है। आपने यही करना है। सपोज आप काम कर रहे हो स्पैरुलिना के ऊपर, ठीक है, आपने क्या किया? कहीं से थोड़ी सी स्पाइरुलिना लेकर आए और वो इस मीडिया के अंदर डाल दी। क्या किया था? फर्स्ट स्टेप में आपने मीडिया प्रिपेयर किया, सेकेंड टाइप में आपने क्या किया? इनोकुलम लाके डाल दिया। इनोकुलम का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ माइक्रोब, ठीक है। आप कह सकते हो खट्टा, जैसे दही का, ये लिखोगे नहीं आप, मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ कि थोड़ा सा दही लेके आते हो ना, दही जमाने के लिए, स्पाइरुलिना को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्पाइरुलिना लाया। थर्ड स्टेप क्या होगा कि अब वो ग्रो करने लगेगी। बैक्टीरिया डालो, फंगस डालो, ईस्ट डालो, एल्गी डालो, कुछ भी डालो, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो ग्रो करना शुरू कर देगी। इतनी सारा जब माइक्रोब्स आप ग्रो कर लोगे, ये एक प्लेट में काम नहीं किया जाता, बहुत सारी प्लेट्स में साइमल्टेनियसली काम करते हैं। फिर क्या किया जाएगा? उसकी डाउन स्ट्रीम
प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का एक मतलब, ये हिंदी में इसका मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, उसको वहां से सेपरेट कर दिया, प्लेटों से, अगार प्लेट से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, मशीनें होती हैं, तरीके होते हैं, कई सारे एडवांसमेंट, बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करने के बाद बॉक्सेस में, पैकेट्स में पैक करके हम उसको बेच देंगे। मैं इसका आपको एक वीडियो दिखाती हूँ अभी, दिख रहा है सबको, प्ले कर दूं? कैन यू सी दिस वीडियो? प्ले कर दूं मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tremendous increase in world population has led to a shortage of food supplies. About 1/4 of world human population is suffering from hunger and malnutrition. The conventional agricultural produce of cereals, grains, vegetables, and fruits are not able to cater the demand of food and resources. Therefore, alternative methods of raising food items have to be evolved. देखो इस वीडियो में क्लियर दिखाया है About उन्होंने 1/4 of कि world इंडिया की फूड सप्लाई जो है फूड की डिमांड के कंपैरिजन में बहुत कम है, जितना हमको चाहिए उतना हमें मिलता नहीं है, राइट? किरण, किसका ओवरव्यू देना है एक बार आप ये वीडियो सुनो, उसके बाद में बात The करते हैं। tremendous increase in world population has led to a shortage of food supplies. About 1/4 of world human population is suffering from hunger and malnutrition. The conventional agricultural produce of cereals, grains, vegetables, and fruits are not able to cater the demand of food and resources. Therefore, alternative methods of raising food items have to be evolved. One such method is single-cell protein. Single-cell proteins are the dried cells of protein-rich microorganism, which are used as protein supplement in human foods or animal feeds. एक चीज ध्यान रखना, होता तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी है, सब कुछ है, बट क्योंकि प्रोटीन इनमें बहुत ज्यादा होता है तो हर जगह प्रोटीन प्रोटीन ही मेंशन किया जाता है। For example, the blue-green algae, spirulina, and most common fungi mushroom. ये दिख रही है आपको, Spirulina is ग्रीन not only कलर rich की एल्गी गंदे पानी पे ये उग रही है। कैन यू इमेजिन, इसको कोई फूड सोर्स की तरह भी यूज करता है, ड्राई करके पाउडर फॉर्म में फिल्टर करके प्यूरिफाई करके इसको यूज किया जाता है, एंड इट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। in proteins, but also contains sufficient amounts of fats, carbohydrates, minerals, and vitamins. It is grown in starch-rich wastewater from potato processing plants. ये एक straw, बहुत बड़ा बेनिफिट है सिंगल सेल प्रोटीन्स का, जहाँ एक तरफ ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं, वहाँ इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बड़े फैक्ट्रीज और फार्म्स की जरूरत नहीं, इनको गंदे पानी पे भी उगाया जा सकता है। ये बता रहे हैं ना, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, स्ट्रॉ, मोलासेस, ये जो गन्ने के खेत का पानी है, या कोई मेन्योर है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, हम ऐसे ऐसे पानी पे इनको उगाकर हम इन्हें प्यूरिफाई करके हम यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको भी हम यूज में लेकर आ रहे हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन के दो मेजर बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशनल तो देखो है ही है, दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, साथ साथ इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये भी है। इन वीडियोस में कुछ पॉइंट्स इतने अच्छे हैं कि आप इनको ऐड कर लेना अपने नोट्स में, मैं भेज दूंगी वीडियोस। molasses, animal manure, and sewage. This also reduces environmental pollution. The most common source of single-cell protein is single-celled yeasts like Candida utilis and filamentous fungi like Fusarium, ये Graminearium. क्वेश्चंस नीट में बहुत बार पूछे जाते A हैं, number of फिलामेंटस edible फंजाई का। fungi like mushrooms are also consumed as food by people. Single-cell proteins are rich in protein and low in fat content, which is a desirable feature of human food. Almost 40 to 55% single-cell protein body mass is made up of proteins. Some bacteria like Methylophilus, Methylotrophis has 80% protein content. मैंने आपको बताया था मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफिस से जो सिंगल सेल प्रोटीन निकाला गया था, उसका नाम क्या था? बताओ, अभी बताया था मैंने नाम। प्रोटीन। प्रोटीन, PRUEEN, प्रोटीन। Single-cell protein. The This is tremendous started. increase in world population.
Carbohydrates percent protein content. Single cell protein. The tremendous increase in world population has led to a shortage of food supplies. About 1/4 of world human population is suffering from hunger and समझ आया कुछ? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटा ये टॉपिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, ये दो अपने आप में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि कल मैंने आपको बताया था, प्लांट्स के एक पार्ट से बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ ग्रो किया जा सकता है। लैब में करते हैं हम ये काम, बाद में उन्हीं प्लांट्स को निकालकर सॉइल में ग्रो कर दिया जाता है। सिंपल है कि एक प्लांट से आपको बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो एक साथ ग्रो करने हैं। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर था। टिश्यू कल्चर की टेक्निक मैंने बताई थी, मैं फिर से दिखा दूंगी। एक्सप्लांट क्या होता है? जिस प्लांट का एक पार्ट जो लिया गया है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, आपने इसका छोटा सा हिस्सा लिया टिश्यू कल्चर के लिए, दैट स्मॉल पार्ट इज नोन एज द एक्सप्लांट। ठीक है, टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? ये टर्म किसने दी थी? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है वो हर पौधे के हर हिस्से में कैपेबिलिटी होती है कि वो छोटा सा उसका एक हिस्सा कहीं से भी ले लो, फुल फ्लेज नया प्लांट बना देगा। हमें ये कैपेसिटी नहीं है, हमारा हाथ कटा हुआ कहीं पड़ा हो, क्या कुछ दिन बाद पूरा इंसान उससे बन जाएगा? नेवर एवर। पर प्लांट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो नया का नया प्लांट जनरेट कर देते हैं। दिस इज द टोटीपोटेंसी। देखो, दो एबिलिटीज होती है, रीजनरेशन और टोटीपोटेंसी। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रीजनरेशन एंड टोटीपोटेंसी। रीजनरेशन का मतलब होता है कि ये देखो, एक छोटा सा कोई लीवर का पार्ट है, ठीक है, वो रीजनरेट होके पूरा का पूरा एक बड़ा लीवर बना गया। दिस इज नोन एज द रीजनरेशन। पूरा इंसान नहीं बनाया उसने इससे। टोटीपोटेंसी क्या है? एक छोटा सा हिस्सा पूरा का पूरा प्लांट दोबारा का दोबारा बना डालेगा। दिस इज दी टोटीपोटेंसी। हम में ये नहीं होता, प्लांट्स में होता है ये। माइक्रो प्रोपिगेशंस, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, प्रोपिगेट का मतलब होता है प्रोपिगेट करना, नंबर बढ़ाना। ये वो मेथड है जिससे हजारों प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से बनाए जा सकते हैं एक सिंगल प्लांट से। ठीक है, सोमा क्लोन्स, ये जो टिश्यू कल्चर से प्लांट्स बनते हैं ना, ये अपने पेरेंटल प्लांट के हूबहू सेम होते हैं, क्लोन्स होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं? दो डिफरेंट स्पीशीज ले ली, उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है? सेल वॉल रिमूव कर दी गई है। मान लो प्लांट्स के केस में है ना, तो ऑब्वियसली सेल वॉल होगी, बस ये सेल वॉल हटा दो, अंदर जो भी बच गया, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, अंदर का सारा कंटेंट क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। किसी दो स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को जब हम फ्यूज करते हैं तो जो हाइब्रिड बनता है, दिस हाइब्रिड इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड। टमाटर और आलू में ये किया गया है, पोटैटो प्लस टमाटो, और क्या हाइब्रिड बना था? टोमेटो। इनको फ्यूज करने के लिए केमिकल यूज होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। वॉल को रिमूव करने के लिए हम एंजाइम्स यूज करते हैं, लाइक सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज। सेलुलोज होती है बाहर, उसको उतारने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेलुलेज, वो उसको कट कर देगी। सीजर्स का काम कर रहे हैं ये। पेक्टिन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पेक्टिनेज का यूज करेंगे। ठीक है, टेक्निक क्या थी? आपने एक प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट लेकर उसका छोटा सा हिस्सा अलग कर दिया, एक्स प्लांट, उसको ट्रीटमेंट दिया कि माइक्रोब फ्री हो जाए, स्टरलाइज हो जाए, फिर उसको एक मीडियम में ग्रो किया। पहले एक मास ऑफ सेल बन जाता है जिसमें कोई रूट, शूट, लीफ कुछ दिखाई नहीं देता। दैट अनडिफरेंशिएटेड मास इज नोन एज द कैलस। फिर उस कैलस के छोटे छोटे पार्ट से हम पूरा का पूरे कई सारे प्लांट्स जो है हम ग्रो कर सकते हैं। एक इसमें कल आया था, डिसीज फ्री प्लांट आप कैसे ग्रो करोगे टिश्यू कल्चर से? अगर एक प्लांट में डिसीज आई हुई है तो आप उसका कौन सा हिस्सा लोगे नया, उससे बिना डिसीज का प्लांट बनाने के लिए? बताओ। मेरिस्टेम में, एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक पार्ट वो पार्ट होता है जहां पे कभी भी डिसीज अटैक नहीं करती, वहां की जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती जाती है। ग्रो। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर के फायदे क्या हैं? आप थोड़े से टाइम में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इसका फायदा क्या है कि हम
डिसीज्ड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन मैंने अभी भी बताया, माइक्रोब्स को यूज करना एज अ प्रोटीन सोर्स, कौन कौन से माइक्रोब्स यूज हो सकते हैं, कमर्शियल पहला कौन सा आया था, सिंगल सेल प्रोटीन में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है, लैब में हम ग्रो करते हैं, ठीक है, स्पाइरुलिना का क्या काम है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में आपका प्लांट ब्रीडिंग। हमने अब तक 3 कवर किए हैं, एनिमल हस्बेंड्री, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन। एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं को कैसे पालना है, कैसे केयर करनी है, कैसे ब्रीड करनी है, उसके बारे में था। डेयरी फार्म को कैसे मैनेज करोगे, लिख सकते हो आप अच्छे से। पोल्ट्री फार्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पोल्ट्री बर्ड्स को आर्टिफिशियल लाइट्स में रखा जाता है। उसका रीजन क्या था? Why they are kept under the artificial light? बोलो। उनके एग की प्रोडक्शन को रेट को हाई इनहांस करना। करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस लाइट जो होती है, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कैमरा ऑन करके चले गए हो क्या? क्योंकि कंटिन्यूअस जो लाइट होती है वो उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। सोनाक्षी बोल के भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी एग प्रोडक्शन को इनहांस करते हैं, कॉन्टिन्यूअस लाइट जो है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके रखती है। एनिमल बी कीपिंग कैसे करोगे? मधुमक्खियों को पालने के लिए क्या चीजों का ध्यान रखना है, फिशरीज का क्या फायदा है, कौन सी फिशेज होती हैं, एक्वाकल्चर, पिसिकल्चर, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। पिसिकल्चर जब आ जाता है इसका मतलब सिर्फ फिशेज से डील कर रहे हो। एक्वाकल्चर में सारे एक्वेटिक एनिमल आ जाते हैं, फिशेज आएंगी, मोलस्का आएंगे, वो जो और एक्वेटिक एनिमल जितने भी होते हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एक्वेटिक एनिमल से। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से। ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हमने ये टिश्यू कल्चर पढ़ा, उसमें हमने एनिमल ब्रीडिंग पढ़ा था कि पशुओं की जो ब्रीडिंग है वो हम 2 तरीके से करते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। ये तो है नेचुरल मेथड, और दूसरे हमने पढ़े थे आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या था? IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, और एक क्या था? मोइट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर एम्ब्रियो टेक्निक। ट्रांसफर क्या करते टेक्नोलॉजी। हैं इसमें मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर में? नेहा, मान्या, जसप्रीत, काउ कोई आंसर नहीं आ रहा तुम लोगों का। अंकुश, उनकी ओवरीज शुभम, में मतलब वो एक इंजेक्शन से मल्टीपल एग रिलीज होते हैं उसमें। नॉर्मली जो एग है, काउ है, वो अपनी एक लेग साइकिल में कितने एग्स प्रोड्यूस करती हैं? वन सिंगल 1 वन एग। उसके एग प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए कौन सा हार्मोन देते हैं उसको? FSH और LH। ठीक है। FSH कितने एग्स वो बना जाती है मैक्सिमम? 6 to 8 8 एग्स, ठीक है। 6 to 8 eggs। कौन सी स्टेज पे वो उसके अंदर से बाहर निकाले जाते हैं? 52। उसके एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो कौन स्टेज सा पे नंबर जब था वो? 8 से 32 8 सेल्स से 32 सेल वाले 8 से 32 फिर उसको किसमें डाल देते हैं? सरोगेट सेल्स वाले मदर्स में। काऊ का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? सरोगेट मदर्स के काऊ का 283 जेस्टेशन पीरियड days। कितना होता है? लगभग 280 डेज, ठीक है। 283 तो इससे क्या फायदा हुआ कि जहां काऊ अपने जेस्टेशन पीरियड में सिर्फ एक काफ बना सकती थी, एक बच्चा पैदा कर सकती थी, अभी वो कितने करेगी? 6 to 8 अलग अलग काउस करेंगी, ठीक है। तो वो जो जेनेटिक कैरेक्टर कौन सी काऊ के आएंगे? सरोगेट के या जिसके वो एग्स थे? जिसके वो एग्स होंगे। जिसके वो हैं मदर के नहीं आएंगे, वो सिर्फ अपने यूट्रस के अंदर उसको रखती है, न्यूट्रिशन यूट्रस को यूज मिल रहा है लेकिन जीन्स उसके नहीं मिलते। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये टॉपिक्स तो थे बहुत इजी, जनरल नॉलेज वाले। अब आता है सबसे टिपिकल टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पे ध्यान देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी पहले एनिमेशन देखोगे आप आज, क्योंकि एनिमेशन इसलिए दिखा रहे होंगे, मेरे पास इसका मटेरियल अभी प्रिपेयर नहीं है, लिखा हुआ है मेरे पास, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और बेटर हम उसको लिखें। लास्ट ईयर ये चैप्टर था नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर जिस तरह से मैं करवा रही थी, लिखवा रही थी, बच्चे बीच में उलझ रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ना थोड़े में भी बहुत ज्यादा होता है। पहले आप उसकी डिटेल समझोगे, डिटेल समझने के बाद आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हो। शॉर्ट समझ के आप डिटेल में नहीं लिख पाओगे कभी भी, आपको हर एक स्टेप क्लियर होगा, हर डिटेल आपकी आंखों के सामने होगी, तब आप लिखोगे। एनिमेशन का फायदा क्या होता है? आप अपनी आंखों से एक चीज देख रहे हो, फिर आप उसको विजुअलाइज कर पाते हो कि हाँ ये काम शायद ऐसा हो रहा होगा। तो मैं आपको पहले एक बार
दिखाती हूँ। मटेरियल जो मेरे पास है मैं वो भी शेयर कर दूंगी आज, लेकिन मंडे को जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे रिटर्न में। अभी आप इसका एनिमेशन देखो, मैं साथ साथ बताती रहूंगी। मैं वीडियो में अगर बीच में बोलती हूँ तो तुम्हें सुनाई देता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। प्लांट ब्रीडिंग जैसे एनिमल ब्रीड करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग में क्या था, मेल फीमेल की मीटिंग करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में भी सेम वही है, दो प्लांट्स की मीटिंग करानी है और क्या बनाना है, हाइब्रिड। तो मैम टिश्यू कल्चर बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान लगा के, कहीं इधर उधर कोई काम कर रहे हो तो प्लीज उसको छोड़ो और इस वीडियो पे ध्यान देना है। मैम टिश्यू कल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में डिफरेंस क्या होगा फिर? किसी ने कुछ बोला है क्या? मुझे आवाज नहीं आई है। मैम प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर में डिफरेंस क्या होगा? बेटे थोड़ा सा लाउड बोलो, मुझे आवाज आ नहीं रही है बिल्कुल भी। मैम टिश्यू कल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में डिफरेंस क्या होगा? टिश्यू कल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में डिफरेंस पूछ रहे हो? यस मैम। टिश्यू कल्चर क्या है बेटा, कि एक प्लांट से, ठीक है, टिश्यू कल्चर का मतलब है ये एक प्लांट है, ठीक है, इसका थोड़ा सा हिस्सा लेके इसी के जैसे हजारों प्लांट बना दिए, समझे? प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ाई है ना, ये एक सिंगल प्लांट है, लेकिन ये नॉर्मल अगर ग्रो करेगा ना तो बहुत धीरे धीरे नए नए प्लांट्स बनते हैं। इसके बीज लेंगे, बीज को ग्रो करेंगे, कई बार सीड्स होते भी नहीं है तो बड़ा वक्त लगेगा नए नए प्लांट्स बनने में। हम लेबोरेटरी कंडीशंस की मदद लेकर इस एक प्लांट से इसके जैसे सेम टू सेम हजारों प्लांट्स बना दें। दिस इज द टिश्यू कल्चर। प्लांट ब्रीडिंग क्या है कि मेरे पास ये दो प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ फीचर इसमें अच्छे हैं और कुछ फीचर इसमें अच्छे हैं, मेरे को दोनों के चाहिए, मुझे वो कंबाइन करने हैं। वो मैं कैसे अचीव करूंगी? प्लांट ब्रीडिंग से। समझ में आया? मैम बट क्लियर आपने हुआ? एक मोमेटो बताया था जिससे मतलब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में। मुझे ना बिल्कुल भी वॉइस ऑडिबल नहीं है। अब लिख लिख दो या तो आप, आपकी कोई माइक में इशू है क्या है, आई डोंट नो। पहले वीडियो प्ले करूं या पहले अपनी क्वेरी है वो ले लो फिर, या मुझसे ग्रुप में बात कर लेना उस बारे में, ठीक है? वीडियो दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैं इसको प्ले कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना एक बार। क्या हो गया है? दिख रहा है? वीडियो प्ले कर दूं? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Organisms on this planet. They occupy the bottommost part of the food chain. Plant breeding. Plants are the most important organisms on this planet. They occupy the bottommost part of the food chain. They are often referred to as producers, and all other organisms are directly or indirectly dependent on plants. ये सब तो Almost पता होगा ना, 85 प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, जितने भी एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं सब प्लांट पे डिपेंड है, चाहे कोई नॉन वेजिटेरियन हो चाहे कोई वेजिटेरियन हो। सपोज कोई चिकन खाता है, मुर्गा खाता है, ठीक है, तो मुर्गा भी तो पौधों को ही खा के आया होगा ना, चना खाएगा, कुछ भी खाएगा, कहीं ना कहीं तो वो खुद भी प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन दी प्लांट्स। percent of the world's food consumed by humans is plant-based. The plants grown for food are called food crops. Food crops are highly dependent on water availability, soil, and climatic conditions. Sometimes, due to environmental conditions like drought, the crops do not produce sufficient food or the crops fail. This leads to acute shortage of food in that region. It is called as famine. In the year 1943, the Great Bengal famine is estimated to have caused the deaths of up to 4 million people. Also, as the population increases,
Food production must also increase. इस चैप्टर का थीम ही यही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी फूड प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कई बार फेमाइन आ जाता है। फेमाइन का मतलब होता है कि प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई। ये जो अभी आई हुई है ये पेंडेमिक है, डिसीज फैली है। लेकिन एक नेचुरल जो डिजास्टर्स आ जाते हैं वो फेमाइन कहलाते हैं, तो उसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता If है। the food production does not increase, it will cause food crisis. As the land for agriculture is very limited, it ये is बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास लिमिटेड है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उस लिमिटेड जगह में भी ऐसे पौधे उगाए जाएं जिनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटीज हद से ज्यादा अच्छी हो, बहुत अच्छी, उसमें क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो। necessary to improve the productivity of the crops per acre. Previously, we have learned that by implementing animal breeding, we were able to improve the quality and productivity of farm animals. Similarly, by plant breeding, it is also possible to improve the quality and productivity of the foods. Many times this comparison is asked कि एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग में डिफरेंस क्या है। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि जिससे आप एनिमल्स की क्वालिटी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ वो क्या है, एनिमल ब्रीडिंग। जिससे आप प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ाओ, दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग। Food crops. Plant breeding is defined as science of changing the genetic traits of plants in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, gives better yields, and have good resistance to diseases. Plant breeding is not a new technology. It is a very old one. Earlier, man used to deliberately crossbreed closely related plant varieties to produce a new plant of desired trait. Nowadays, breeders try to incorporate the following desirable traits in an improved variety: increased crop yield, improved quality, increased tolerance to environmental stresses like salinity, extreme temperatures, drought, and frost, increased resistance to pathogens. एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाना, ड्रॉट मतलब सूखा आना, फ्रॉस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंड पड़ना। Increased प्लांट ब्रीडिंग क्यों की जाती है? ब्रीडर्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट के अंदर डालना चाहते हैं कि क्वालिटी बढ़ जाए, यील्ड बढ़ जाए। प्लांट जो है वो अगर सैलिनिटी है, गर्मी ज्यादा पड़ गई, ड्रॉट ज्यादा आ गया, ठंड ज्यादा पड़ गई, तो प्लांट रेजिस्टेंट हो जाए। हर कोई इंसान ऐसी फसल चाहेगा, ऐसा पौधा चाहेगा जो बहुत स्ट्रांग हो, जिसको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा कोई फर्क ना पड़ता हो, जिसके ऊपर पैथोजन का अटैक ना होता हो, जिसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ना आता हो। तो हर कोई ऐसे प्लांट चाहता है। तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ही यही है कि ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डाल देना। tolerance to insect pests. This process of breeding closely related individuals that are genetically different to produce a hybrid offspring. इस लाइन को बड़े गौर से समझो। क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स बट जेनेटिकली डिफरेंट, मतलब टमाटर का ही एक ये पौधा है, टमाटर का ही एक ये पौधा है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं बिकॉज दे बोथ आर टमाटोज, बट जेनेटिकली डिफरेंट है। इसकी क्वालिटीज अलग हैं, मान लो इसकी क्वालिटीज अलग हैं। एक पौधा ऐसा टमाटर देता है जो रेड है, मीठा है, साइज में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका टमाटर का क्या है कि रेड भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, साइज भी अच्छा नहीं है, बट ये डिसीज रेजिस्टेंट है। इसके ऊपर डिसीज जल्दी से अटैक नहीं करती, इसके ऊपर पेस्ट ज्यादातर अटैक नहीं करती। जेनेटिकली दे बोथ आर द डिफरेंट, बट है टमाटर तो दोनों ही क्या है, सिमिलर। इस टर्म का मतलब ये है, क्लोजली रिलेटेड बट जेनेटिकली डिफरेंट। Is known as hybridization. Scientists Gregor Mendel and Charles Darwin effectively demonstrated hybridization within a plant species. After that, the process was further developed by many plant breeders. Plant breeding is a systematic process. The entire process of plant breeding, starting from choosing desirable qualities of plant to the final product, is broadly divided into 5 main steps. Let us learn about them one by one. Step 1. Collection of variability. We know that plant of particular आपके एनसीईआरटी में भी स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो ये हम पहले डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको इस एनिमेशन में दिखाऊंगी, ठीक है।
प्लांट ब्रीडिंग में बेसिकली करना क्या है, टिश्यू कल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में ध्यान रखना, टिश्यू कल्चर में आप कोई नया कैरेक्टर नहीं डालते हो, ठीक है, बट प्लांट ब्रीडिंग में हम नया कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात, 2 प्लांट्स लेने हैं, हमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर को कंबाइन करना है। इसके 5 स्टेप्स हैं, एक बार आप उसको एनसीईआरटी से रीड करोगे, वो स्टेप्स क्या हैं, पहले उससे सारे डिटेल समझाऊंगी, फिर वो एनिमेशन में आपको दिखा दूंगी। उसके बाद है कि प्लांट ब्रीडिंग क्यों क्यों की जा चुकी है, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटर रहेगा कि प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने से पहले एनिमल हस्बेंड्री, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना वो तीनों टॉपिक में दम है उतना ये अकेला है टॉपिक, तो इसको खूब अच्छे से करना है। एक बार इसकी खुद से रीड करना पूरी एनसीईआरटी में से, उसके बाद मैं ये सारा भी डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी।